हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए हार्मोन के बारे में जो है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, पैराथायरॉयड ग्लैंड बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, ठीक है, और ये 4 इन नंबर होता है, यानी कि ये 4 ग्लैंड होते हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आपको थायरॉयड ग्लैंड को एक्सप्लेन करा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो आपके जो आपका ट्रैकिया पोर्शन होता है, यानी कि जो ट्रैकिया होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये ट्रैकिया मैंने बनाया है। ट्रैकिया पे आपके ऐसे करके इस तरह का बटरफ्लाई शेप में आपका थायरॉयड ग्लैंड होता है। ठीक है बच्चों, तो थायरॉयड ग्लैंड होता है वहाँ पे जो 2 लोब्स होते हैं, यानी कि थायरॉयड का जो आपका राइट लोब होता है और लेफ्ट लोब होता है, तो उस पर 2 जो होते हैं आपके राइट लोब पे प्रेजेंट होते हैं, 2 आपके कहाँ होते हैं, लेफ्ट लोब पे प्रेजेंट होते हैं, पैराथायरॉयड। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी लोकेशन तो समझ में आ गई कि ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे आपके थायरॉयड होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड में ही आपके 2 इधर और 2 इधर पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है बहुत छोटा सा ग्लैंड है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इतना समझ लेना कि कहाँ पे होता है, आपका बीच में होता है नेक पे, और कहाँ होता है आपने देखा ना कि जो आपका थायरॉयड ग्लैंड होता है, थायरॉयड ग्लैंड में आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 4 इन नंबर होते हैं, ये याद रखना। अब देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, उस हार्मोन को हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, यहाँ पे आप देख रहे हो पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसका काम क्या है, इसका मेन काम यही होता है कि जो कैल्शियम लेवल होता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम का लेवल होता है, उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे लिखा है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट इन टाइटली कंट्रोलिंग विद द कैल्शियम लेवल इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसका मेन काम यही होता है कि जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में, उसको क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ऑन बोन एंड किडनी। यस, ये किडनी पे और बोन्स पे अपना इफेक्ट शो करता है। तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट है पैराथायरॉयड के, एक बार फिर से देख लेना। ये जो ग्लैंड्स होते हैं लोकेटेड बिहाइंड द थायरॉयड एट द बॉटम ऑफ योर नेक आर द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस। हाँ, ये पॉइंट मिस हो गया था। अब देखो ये क्या होता है, जो ये ग्लैंड होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये थायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके थायरॉयड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो थायरॉयड के 2 लोब होते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट लोब होता है, तो आपके लेफ्ट के साइड पे 2 पैराथायरॉयड प्रेजेंट होते हैं और राइट लोब पे आपके 2 थायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका साइज बच्चों इतना छोटा होता है जैसे ग्रेन ऑफ राइस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। किसके लिए, ये क्या करता है, तो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड स्ट्रीम में। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये फास्फोरस के लेवल को और आपका विटामिन D3 जो होता है, तो D3 क्यों ज़रूरी होता है, D3 अगर नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो कैल्शियम तो वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या करता है, पूरे कैल्शियम का जो अपटेक होता है, यानी कि उसके सिक्रीशन से लेकर उसके एब्जॉर्प्शन तक सारी चीज़ों को मदद करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोन्स और किडनी पे मेनली इफेक्ट करता है, और इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देती हूँ। देखो अगर हम लोग जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, यानी कि जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, तो वो 2 जो हार्मोन है, अगर उसका बॉडी में एक्सेस हो जाए, यानी कि एक्सेस रिलीज हो जाए, तो बच्चों क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा होना, आपको क्या बोलोगे उसको, हाइपर, तो हम लोग बोलेंगे उसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, और यहाँ पे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म 2 कंडीशंस होती हैं जो आपके हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एक्सेस मात्रा में अगर आपका कोई भी हार्मोन रिलीज़ होता है, यानी कि पैराथायरॉयड जो होता है, अगर उसका जो सिक्रीशन है वो लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। और उसका सिक्रीशन अगर कम होता है बॉडी में, अगर बच्चों इसका सिक्रीशन कम होगा तो कैल्शियम कम बनेगा, कैल्शियम कम बनेगा तो क्या होगा, आपकी जो बोन्स होंगी वो बहुत आप कह लो बहुत मतलब भाई बोन्स
बोन्स को ज़रूरी क्या होता है, कैल्शियम होता है ना। मजबूती किससे आती है, कैल्शियम से आती है। तो आपके पोरस टाइप की हो जाएंगी, यानी कि वीक बोन्स हो जाएंगी। इसीलिए बच्चों जब ओल्ड एज होती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, इसका सिक्रीशन पैराथायरॉयड का कम हो जाता है ओल्ड एज में। तभी तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, यानी कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनमें क्या होता है, बोन्स में इतनी ताकत नहीं रहती है। और जो मतलब ग्रोइंग एज होती है ना, उसमें जैसे छोटे बच्चे होते हैं या जो आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का अपटेक ज़्यादा होता है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पैराथायरॉयडिज्म। अब हम लोग दूसरा ग्लैंड देख लेते हैं इसके आगे का। यस बच्चों, तो यहाँ पे ये दूसरा ग्लैंड है आपका थाइमस ग्लैंड। तो आज हम लोग थाइमस ग्लैंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्लैंड है, जैसे मैंने आपको पैराथायरॉयड बताया। अब मैं आपको थाइमस ग्लैंड को समझाती हूँ। देखो बच्चों, जो थाइमस ग्लैंड होता है ये बेसिकली कहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा है। ये आपके क्या है, आपके लंग्स हैं, और लंग्स के बीच में आप देख लो ना, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है। तो यस, यही इसकी लोकेशन होती है, आपके लंग्स कह लो या आपके स्टर्नम के पास कह लो। ठीक है, यहाँ पे स्टर्नम होता है ना, तो स्टर्नम के पास कह लो या लंग्स के पास कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट लाइज इन द अपर चेस्ट अंडर ब्रेस्ट बोन। तो ये ब्रेस्ट बोन यहाँ पे होती है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। तो आप इसको कह लो कि लंग्स के पास होता है, यानी कि लंग्स के बीच में होता है, या स्टर्नम के पास होता है, या ब्रेस्ट बोन के पास होता है। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से आप कह सकते हो इसकी लोकेशन को। अब इसमें और चीज़ देखो, जो थाइमस होता है वो लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। यानी कि जो वेंट्रल साइड होता है एरोटा के, वहाँ पे स्टर्नम के पास, ये कहाँ होता है, लंग्स के बीच में। ठीक है, ये भी इसकी लोकेशन होती है। द थाइमस जो होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बच्चों, जो बॉडी का इम्यूनिटी होती है ना, इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, तो वो कौन गवर्न करता है, आपका थाइमस ग्लैंड करता है। ठीक है, तो थाइमस बेसिकली आपका जितना भी इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो भी बॉडी में आपके अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, कोई भी फॉरेन, जैसे कि माइक्रोब्स को कह लो। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स की बात करी जाए तो बैक्टीरिया है, कोई वायरसेस है, तो उनसे कैसे फाइट करनी है, तो आपकी क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स वो करती है। ठीक है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जो होती है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो आपके उन सारी चीज़ों से लड़ता है। ठीक है, तो वो लड़ता, फाइट कैसे करेगा, फाइट करता है आपके WBCs की हेल्प से, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो ये क्या करता है। तो बेसिकली थाइमस ग्लैंड को आप ये कह सकते हो कि जो थाइमस ग्लैंड होता है वो किसमें आपका इम्यूनिटी को डेवलप करने में मदद करता है। फिर देखो, ये जो ग्लैंड होता है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन होता है, जिसको हम लोग थाइमोसिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो थाइमोसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थाइमोसिन्स बेसिकली क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। थाइमोसिन्स प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। देखो, जो टी लिम्फोसाइट्स होता है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जो टी लिम्फोसाइट्स मैंने लिखा है ना, तो टी जो होता है, यानी कि टी टाइप की सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको जो टी लिम्फोसाइट्स कह रहे हैं, ये WBC की एक टाइप की सेल होती है, जिसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, और ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी को वो करती है, यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी करती है। ठीक, अब देखो थाइमोसिन्स क्या करती हैं, प्ले करती है डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोड्यूस अ टी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ओके, और थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये क्या करती हैं, जो आपके थाइमोसिन्स होती हैं, थाइमोसिन्स बेसिकली सिक्रीट करती हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि आपके WBCs को बनाती हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। और कोई भी फॉरेन चीज़ होती है, यानी कि फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं या फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, उनको क्या करता है, उनसे फाइट करता है। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ पे होता है। Thymus is degenerated in old individual resulting in decrease of production of thymosins। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में आपको बताया था कि बच्चों जब ओल्ड एज होती है ना, यानी कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है, ठीक है, ओल्ड एज आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि जो आपका क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, या आप कह लो उसकी जो फंक्शनिंग होती है उसको गवर्न करता है। तो वो क्या होता है, तो कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है, D3 कम होने लगता है। इसीलिए जो बोन्स होती हैं वो आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जैसी आपकी यंग एज पे होती हैं। वैसे ही सेम केस यहाँ पे भी होता है थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, इम्यूनिटी, कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे
होते हैं, क्योंकि उनकी जो होती है इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसीलिए जो बाहर की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनके लिए उनको ख़तरा ज़्यादा होता है। वैसे ही सेम सिमिलर केस होता है कि जो ओल्ड एज होती है ना बच्चों, ओल्ड एज पे जो आपके घर में अगर कोई ओल्ड पीपल होंगे तो कहते हैं ना कि इनको थोड़ा सा दूर रखो, कोई भी वायरस है, कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उससे दूर रखो, क्योंकि इनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही चीज़ होती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ओल्ड एज पे जो थाइमस होता है, वो थाइमस जो होता है वो सिक्रीशन उसका जो आपका जो थाइमोसिन सिक्रीट करता है वो कम सिक्रीट करता है बॉडी में, और थाइमोसिन सिक्रीट कम होगा तो यानी कि टी लिम्फोसाइट्स कम होंगी। टी लिम्फोसाइट्स यानी कि आपके WBCs कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन जल्दी आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड बिकम वीक। इसीलिए बोला जाता है कि इम्यूनिटी जो होती है, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान, ओल्ड एज आती है, तो इम्यूनिटी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। और वही अगर आप यंग एज की बात करो तो वहाँ पे क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 हार्मोन्स, आज मैंने अभी डिस्कस कर दिए। हम लोग एक हार्मोन्स को और देख लेते हैं। ठीक है, और फिर आपके 1-2 हार्मोन और बचेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। यस बच्चों, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये एक्चुअली बुक में ही मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके नोट्स भी इसी में बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली देखो, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, अगर हम लोग बात करें एड्रिनल ग्लैंड, तो अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये कहाँ पर होता है, ये किडनी जो हमारी होती है, आप ये देख रहे हो किडनी। ठीक है, तो किडनी के टॉप पर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, तो दोनों किडनी पे एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि राइट किडनी पे एक होगा और एक होगा लेफ्ट किडनी पे। ठीक, अब देखो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 एड्रिनल ग्लैंड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो 2 होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एक किडनी पे जो एक प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट आपके कौन से होते हैं, एक होता है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है एड्रिनल मेड्यूला। ये तो हो गया कि कौन कौन से होते हैं। अब देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स किस पार्ट को बोलेंगे, जो आपको ऊपर से किडनी के ऊपर से दिखेगा। ठीक है, यानी कि आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आउटर पार्ट। ठीक है, और ये एड्रिनल मेडुला क्या होगा, आपका इनर पार्ट होगा। तो ये आउटर हो गया और ये क्या हो गया, इनर हो गया। ठीक, अब देखो ये जो एक ग्लैंड होता है ना, ये क्या करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कौन से हार्मोन को, स्टेरॉइड हार्मोन्स को। कौन से होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। 2 तरह के हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपका कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है कि आपका मेड्यूला, क्योंकि देखो इसके 2 पार्ट मैंने बताया ना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो आप ये याद कर लो कि एड्रेनलिन होता है और नॉन एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को हम लोग बच्चों एपिनेफ्रिन बोलते हैं और नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है हार्मोन्स कंट्रोल। ये जो हार्मोन्स होते हैं यानी कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये आप कह सकते हो नेफ्रीन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो भी आपके प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसको कौन गवर्न करता है, आपका ये जो आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये करते हैं। तो और आपका आ जाता है रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऐसे हार्मोन होते हैं, जब हम लोग टेंशन में होते हैं या कोई ऐसा कुछ होता है हमारी बॉडी में चेंज होता है, तो वहाँ पे क्या रिलीज़ होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बच्चों, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, इसका नाम और क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो रीनल वर्ड होता है ना बच्चों, रीनल वर्ड हम लोग किडनी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और कार्डियक वर्ड हम लोग हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिक वर्ड हम लोग पेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है,
और आपका हिपैटिक वर्ड जो आपके लिवर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन के लिए। तो यहाँ पे रीनल की बात की गई है, यानी कि किडनी की बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड, यानी कि सुप्रा मतलब ऊपर की तरफ। तो किडनी के ऊपर का जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका ये दूसरा नाम है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपके बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और बॉडी हैज़ 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ये मैंने आपको बताया कि हर दोनों किडनियों पे एक एक आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये जो ग्लैंड होता है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ and certainly located is called as adrenal medulla and outside the cortex adrenal cortex। ये मैंने आपको बताया कि 2 टिश्यूज़ के बने होते हैं, यानी कि इसके समझ लो एक आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का और एक होता है इनर पार्ट। तो जो आउटर होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो ऊपर का आपका हार्मोन है, जो ऊपर का आपका टिश्यू है, ठीक है, वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगा अगर उसकी मात्रा एक्सेस हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑल्टर करेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फेटेग लीडिंग टू द डिसीज ऑफ एडिसन डिसीज। देखो एडिसन डिसीज में अभी बताऊंगी कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि अगर एक्सेस मात्रा किसकी होती है, आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स की, यानी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स अभी मैं बताऊंगी आपके कि ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स भी डिवाइड होता है इन 3 लेयर्स में, और तीनों लेयर क्या होती हैं, अपने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं अगर इनकी क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी एक्सेसिव सिक्रीट होते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी एडिसन डिसीज़ हो जाती है। इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि ये आपने देखा ना, ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर आपने देखा एड्रिनल ग्लैंड होता है। बच्चों जो एड्रिनल ग्लैंड को कवर एक और चीज़ करती है, यानी कि आउटर आपने देखा कि कॉर्टेक्स होता है, अंदर की तरफ आप देखोगे मेड्यूला होता है। यहाँ पे बना हुआ है ना, जो ऊपरी पीला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो येलो पार्ट है आपका वो कॉर्टेक्स, और आपको जो रेड रेड दिख रहा है अंदर की तरफ का वो मेड्यूला है। तो ये यहाँ पे अगर देख लो तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, ठीक है, वो कवरिंग क्या होती है, वो आपके प्रोटेक्शन लेयर होती है एक तरह से। उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एडिपोस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडिपोस कैप्सूल, ठीक है, जो इसके ऊपर का कवर करती है, यानी कि आपके एड्रिनल ग्लैंड को कवर करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिपोस कैप्सूल। ठीक अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसी रफ सा डायग्राम बनाया है, ऐसे एक पिलर टाइप का कह लो या एक ब्रिज टाइप का कह लो, ये मैंने आपको एक बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स लिया और एड्रिनल मेड्यूला। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स ऊपर का पार्ट है तो वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 लेयर होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो डिवाइड होता है 3 लेयर्स में। 3 लेयर्स में पहली कौन सी होती है, जोना रेटिकुलरिस, जो इनर लेयर होती है, यानी कि अंदर की तरफ की रेटिकुलरिस होती है, बीच की फेसिकुलेटा होती है, और जो ऊपरी होती है वो होती है ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो ये आउटर लेयर होती है। अब इधर के देखो यहाँ पे मैंने बनाया है आपका, तो मैंने जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है सबसे पहले बनाया है, क्योंकि ये आउटर होती है ना, तो सबसे पहले तो आपकी यही आएगी, ठीक है। फिर आपकी फेसिकुलेटा आएगी, यानी कि बीच की जो लेयर होती है उसको हम लोग फेसिकुलेटा बोलते हैं, और रेटिकुलरिस किसको बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है। तो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ये 3 हो गई आपकी किसकी, कॉर्टेक्स की। तो देखो बच्चों ये याद रखना, कॉर्टेक्स की कितनी लेयर होती हैं, कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, 3 हो गई। उसके अंदर आप देखो कॉर्टेक्स के अंदर आपने क्या देखा था, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स था, इसके अंदर आपने देखा था ना मेड्यूला, तो वैसे यहाँ पे एड्रिनल मेड्यूला होएगा। अब देखो जोना ग्लोमेरुलोसा भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा, फेसिकुलेटा भी हार्मोन एक सिक्रीट करता है, रेटिकुलरिस भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और एड्रिनल मेड्यूला भी हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हम लोग इसके हार्मोन्स को देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है कि कौन क्या सिक्रीट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बच्चों जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, यानी कि ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स है,
तो ये याद रखने वाली चीज़ें कौन सा होता है, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, एल्डोस्टेरोन, यानी कि ये जो सेक्स हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, फिर से देख लो, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है, और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट यानी कि जो मिडिल होता है कॉर्टेक्स का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का मिडिल, जिसको हम लोग फेसिकुलेटा बोलते हैं, जोना फेसिकुलेटा, वो क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। यहाँ पे आपने देखा कौन सा होता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है। जोना फेसिकुलेटा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और ये क्या सिक्रीट करेगा, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करेगा, कॉर्टिसोल। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट यानी कि इनर लेयर जो इसकी होती है, जोना रेटिकुलरिस, ये क्या करेगा, एंड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलोसा क्या सिक्रीट करता है, फेसिकुलेटा क्या सिक्रीट करता है, और रेटिकुलरिस क्या सिक्रीट करता है। फिर से देख लो, ग्लोमेरुलोसा एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो आपकी एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है जो कॉर्टिसोल को करता है, जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन को सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए कॉर्टेक्स की बात कर ली, यानी कि कॉर्टेक्स आपके कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, कौन सी लेयर कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है, ये यहाँ पे हो गया। अब बच्चों अब कॉर्टेक्स की बात कर ली, तो अब एड्रिनल मेड्यूला भी तो कुछ सिक्रीट करता होगा ना। बेशक एड्रिनल मेड्यूला क्या आपका सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, यानी कि जो इसके हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक एपिनेफ्रीन होता है, नॉरएपिनेफ्रीन होता है। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहला यही चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि दो हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। देखो इसको यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, यानी कि एपिनेफ्रीन को हम लोग एड्रेनलिन भी बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। देखो नॉर लगा है ना, नॉर एपिनेफ्रीन, तो नॉर एड्रेनलिन हो गया। ठीक है, इसका दूसरा नाम। और यहाँ एपिनेफ्रीन है तो यहाँ पे क्या हो गया, एड्रेनलिन हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो कौन से दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं एड्रिनल मेड्यूला, आपके कैटेकोलामाइन सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। इसके दूसरे नाम क्या है, एपिनेफ्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रीन को एड्रिनलिन बोलते हैं, और नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर लगा देना और एड्रिनलिन लगा देना, यानी कि नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये इनर पार्ट होता है ना, तो ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन आपके कौन से हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये याद रखना। और ये क्या करते हैं, इनिशिएट होते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी कि जब आप गुस्से में होते हो या आप जब बहुत दुखी होते हो, ठीक है, तो ये हार्मोन वहाँ पे आपकी बॉडी में रिलीज़ करने लगते हैं, यानी कि रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट टू हार्मोन्स, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रीन। अभी मैंने बताया कि एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रीन होता है। ठीक है, और दूसरा हार्मोन आपका नॉर एड्रेनलिन होता है, इसका नाम नॉर एपिनेफ्रीन होता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन हो गए आपके। देयर आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि कोई भी जब स्ट्रेस होता है यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे वो सिक्रीट होता है। इसीलिए बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स या फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है, तो आपका कौन सा फाइट और फ्लाइट है, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये जो हार्मोन होते हैं ये इंक्रीज करते हैं ऑल्टरनेस, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन, यानी कि जो आपका प्यूपिल का डायलेशन होता है, आई में प्यूपिल होता है वहाँ पे डायलेट करता है उसको। रेजिंग ऑफ हेयर, यहाँ पे स्वेटिंग, यानी कि जब आप टेंशन में होते हो तो जो स्वेटनेस होता है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट कितनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और आप जल्दी जल्दी सांसें लेने लगते हो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। कैटेकोलामाइंस आर स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्लाइकोजन होता है उसका ब्रेकडाउन करता है और ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है और उसका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे एड्रिनल मेड्यूला की बात हो गई थी ना, अंदर की आपके एड्रिनल मेड्यूला में आपके कौन से दो हार्मोन थे, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। अब हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली थी मेड्यूला की, यानी कि आपके मेड्यूला के जो हार्मोन्स थे आपके एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के बारे में बात हो गई थी। अब देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी 3 लेयर होती हैं।
जोना रेटिकुलरिस अंदर की होती है, फेसिकुलेटा बीच की होती है, ग्लोमेरुलोसा की होती है आपकी आउटर होती है। ठीक है, यानी कि आप आउटर से शुरू करो, यानी कि पहले आप ग्लोमेरुलोसा देखो, फिर आपका मिडिल होता है फेसिकुलेटा, और फिर आपका रेटिकुलरिस यानी कि अंदर की लेयर। फिर उसके बाद आप क्या जाती है अंदर, और अंदर अगर जाओगे तो मेड्यूला आ जाती है। ठीक है, जोना कह रही हूँ, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि तीनों जो आपकी लेयर हैं, यानी कि आउटर से लेकर आपकी इनर लेयर तक, तो कौन से कौन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्रिनल जो होता है कॉर्टेक्स सिक्रीट मैनी हार्मोन्स कॉमन कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन अवर बॉडी। कॉर्टिसोल इज द, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने जो आपको बताया है कि वो बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा एल्डोस्टेरोनिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई कि एल्डोस्टेरोन जो होता है बेसिकली कौन सी लेयर से निकल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्टिकॉइड्स होता है कौन सी लेयर से निकल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सा चार्ट बना के बताया है एक तरह से कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, जो ऊपर की लेयर होती है ग्लोमेरुलोसा, वो क्या निकालती है, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होती है। कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, फेसिकुलेटा आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है, ये कॉर्टिसोल को करती है, और रेटिकुलरिस क्या करती है, एंड्रोजन को सीक्रेट करती है। ठीक है, तो ये 3 लेयर होती है और 3 हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। तो ये यहाँ पे ये बात हो गई। ठीक है, अब देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बच्चों कौन से होते हैं, जो आपके बीच की लेयर होती है ना फेसिकुलेटा, जो फेसिकुलेटा होती है उसके जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि कौन सा हार्मोन निकलता है, वो आपका निकलता है कॉर्टिसोल। ठीक है, ये याद रखना, कॉर्टिसोल कहाँ से निकलता है, बीच की लेयर यानी कि फेसिकुलेटा से, और ये क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। तो यहाँ पे दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, lipolysis, proteolysis involved in maintaining the cardiovascular cycle as well as the kidney function। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो किडनी का फंक्शन होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उसको गवर्न करता है। ठीक है, यानी कि उस पर एक्ट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है पार्शियली कॉर्टिसोल प्रोड्यूस्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका जो इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी को एक तरह से आप कह सकते हो कि बढ़ाने का काम करता है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और कॉर्टिसोल जो होता है स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को, यानी कि आरबीसी जो होता है जो आपकी बॉडी में बन रहा होता है उसके प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी जा रही एल्डोस्टेरोन। बच्चों एल्डोस्टेरोन अभी मैंने आपको बताया था कि ये किसका हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन जो होता है आपके कहाँ से निकलता है, जो आउटर लेयर होती है ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, वहाँ से ये निकलता है, और ये क्या होता है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। जो हम लोग ने कॉर्टिसोल देखा था वो क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था, और ये क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, जो आपकी कौन सी लेयर से निकलता है, पहली लेयर से। तो इस चीज़ को याद रखना, ये आपके बुक में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है। ठीक है, अब देखो एल्डोस्टेरोन जो होता है यानी कि आउटर लेयर से जो आपकी निकल है, यानी कि ग्लोमेरुलोसा से जो निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स किस में होते हैं, आपके किडनी की बात की जा रही है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सोडियम। देखो आपकी किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन काम होता है ना, सोडियम और वाटर का वो करता है, सारी चीज़ों को जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, ये हो गया। 10 एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड और ऑल्सो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड और ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स विच प्लेज। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कहाँ गया आपका, हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। अब देखो यहाँ पे एंड्रोजन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ये नहीं इन्होंने बताया है कि कहाँ से निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एंड्रोजन आपका कहाँ से सीक्रेट होता है, आपकी जो इनर लेयर होती है यानी कि जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे एंड्रोजन के वर्क के बारे में बात करी गई है। तो जो आपका स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि एंड्रोजन होता है वो क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्ले करता है रोल इन द, हाँ, जो आपका जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि प्यूबर्टी के जो हेयर्स होते हैं उसमें फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। अब देखो यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस और
आपका पिट्यूटरी कैसे इससे रिलेटेड है, यानी कि आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपके एड्रिनल ग्लैंड से कैसे रिलेट करता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब देखो, जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के बेस में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और उससे नीचे हैंग करा हुआ क्या होता है, 2 लोब्स में आपका पिट्यूटरी होता है। अब देखो, हाइपोथैलेमस आपका क्या सिक्रीट करेगा, CRH होता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। बच्चों, हम लोग हाइपोथैलेमस कौन सा सिक्रीट करता है हार्मोन, CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये जाता है, ये जब रिलीज होता है तो ये जाकर स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखो, पिट्यूटरी तो आपके हाइपोथैलेमस के पास ही होता है ना, उसी में नीचे हैंग करा हुआ होता है, ठीक है। तो ये उसको जाके स्टिमुलेट करेगा। फिर भाई पिट्यूटरी भी तो कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा ना, तो पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ACTH। देखो, हाइपोथैलेमस आपका CRH करेगा, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है उसको रिलीज कराओ, ठीक है, पिट्यूटरी से कह रहा है एक तरह से, ठीक है। तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा, तो ये क्या करेगा, ये ACTH यानी कि एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा, एक्टिवेट करवाएगा। और ये हार्मोन प्रेजेंट कहाँ होंगे, बेसिकली मेन चीज़ कहाँ होगा, अब ये इन्होंने ACTH सिक्रीट कराया, अब ACTH जाएगा एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन्स इन ब्लड, ठीक है। तो कॉर्टिसोल का मैं फंक्शन बता चुकी हूँ कि कॉर्टिसोल बेसिकली करता क्या है, ठीक है। यानी कि आपके जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है और आपका जो हार्ट बीट होती है, ये सारी चीज़ों को कौन करता है, आपका ये सारी चीज़ें आपका कॉर्टिसोल करता है, ठीक है। तो ये इसको एक्टिवेट करेगा और कॉर्टिसोल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ब्लड में, ठीक। तो ये आपको, आई होप आपको बात हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और आपका एड्रिनल ग्लैंड कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को से मिल के वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। अब देखो, यहाँ पे कुछ डिसीज़ होती हैं, ठीक है, एक्सेस मात्रा में। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो उसको बेटा बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें वेट गेन हो जाता है और फैट डिपॉजिट होता है सर्टेन एरियाज में बॉडी के, जैसे कि गर्दन में नीचे के साइड पे हो जाता है, जिसको हम लोग बफेलो हम्प बोलते हैं। और या तो फिर आपके फेस पे ओवरऑल जैसे लगता है कि स्वेलिंग टाइप का फेस लगता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता क्या है, ये डिसऑर्डर होता है जब कॉर्टिसोल जो होता है आपकी बॉडी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आई होप आपका पूरा एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा और आपको पूरी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये एक स्मॉल ग्लैंड होता है, स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होता है। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, याद रखना है इसको, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है जो ऊपर का होता है, अंदर का क्या बोलते हैं, मेडुला, ठीक है। जो आपका ऊपर कॉर्टेक्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि जो कॉर्टेक्स होता है उसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जोना, ग्लोमेरुलसा, 3 लेयर होती हैं, फेसिकुलेटर, रेटिकुलरिस, ये कॉर्टेक्स की लेयर हो गई, और एड्रिनल मेडुला की कोई बेसिकली लेयर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हार्मोन्स बताएं, जोना, ग्लोमेरुलसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है, फेसिकुलेटर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, जोना रेटिकुलरिस आपका एंड्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका क्या हो गया, ये मेडुला यानी कि इनर पार्ट क्या सिक्रीट करता है, कैटेकोलामाइन सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये इनर पार्ट होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे इसके कुछ फंक्शंस बताए थे, ये तो आपको लेयर बता ही चुकी हूँ। फिर कॉर्टिसोल क्या करता है, एंड्रोजन क्या करता है, ये सारी चीज़ें दोबारा से नहीं रिपीट करूँगी, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। फिर ये देख लो तीनों कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो सिक्रीट करता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये निकल के जाता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी सिक्रीट कराता है ACTH, फिर ACTH जाता है और एक्टिवेट करता है आपके किसको, आपके एक्टिवेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट जैसे ही करेगा यानी कि स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या सिक्रीट करेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन आपके ब्लड में, और कॉर्टिसोल जब रिलीज हो जाएगा तो इसकी जो फंक्शंस होंगे ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर ये कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें फेस पे स्वेलिंग हो जाती है और एक बफेलो हम की तरह आपकी गर्दन में
फूला फूला यानी कि स्वेलिंग लगती है। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ पे आपका एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे, यानी कि पैनक्रियाज और कुछ और हार्मोन्स को या और ग्लैंड्स को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।